हैं तल्ख बहुत बंदा ए मजदूर के औकात। स्टार्टिंग में तो लोग यही कहते थे कि 3,000 ले लो, 5,000 ले लो, आ जाओ 2 मिनट के लिए, आ जाओ 3 मिनट के लिए, आ जाओ। रोड पर खड़ी हूँ, लोगों ने तो ये सवाल तो उठाने ही है। जब यहाँ का माशरा ऐसा है, सब कुछ जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से तो हर एक को वो अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदराक न्यूज़ के साथ मैं हूँ हारून कुरैशी। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं मेन F7 मरकज़ इस्लामाबाद में। मेरे अकब में आप एक ख़ातून अपने 2 बच्चों के हमरा यहाँ पे रेडी लगाते हुए देख रहे हैं। इनका नाम समीना है, जो गुज़श्ता 7 साल से यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर रेडी लगाकर अपने और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको इस सारे अरसे में क्या मुश्किलात दरपेश आई और किन चैलेंजेस का ये आज भी सामना करते हुए यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं। नाज़रीन इकराम, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि हैं तल्ख बहुत बंदा ए मज़दूर के औकात। समीना हमारे साथ मौजूद हैं 2 बच्चों के हमरा। ये 7 सालों की दास्तान, क्या मुश्किलात आई, किन चैलेंजेस का सामना करते हुए यहाँ पे आज मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना है। मुझे तकरीबन यहाँ पे 7 साल हो गए हैं काम कर रहे। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से यहाँ पे काम कर रही हूँ। हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने है कि किस तरह महंगाई जा रही है और किस तरह मतलब हालात जा रहे हैं, उस हिसाब से इन बच्चों के साथ यहाँ पे रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए खड़ी हूँ। ये बताएं, ये शुरू कैसे किया था? खुद या किसी ने मदद की थी या खुद से ये किया था? ये शुरू कैसे किया था? मदद तो किसी ने नहीं की थी। पहले मार्क्स बेचती थी, उसमें लोग कहते थे कि ये भीख मांग रही है। फिर आइडिया आया कि सब लोग यहाँ पे मतलब मर्दों की तरह काम कर रहे हैं। खुद ये स्टॉल लिया, ये रेडी लिए, लेके इसके ऊपर ये बनाना लगा के। रमज़ान का महीना था तो यहाँ पर आई थी, कोरोना था उस टाइम, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी इस्लामाबाद में ही, ब्लू एरिया से यहाँ से ब्लू एरिया, मतलब अपना काम इसी तरह स्टार्ट किया है। अच्छा, इस सारे अरसे में आपको किन मुश्किलात का सामना रहा? सबसे ज़्यादा तो जो लोगों की बुरी नज़रें होती हैं उसका है कि स्टार्टिंग में तो लोग यही कहते थे कि 3,000 ले लो, 5,000 ले लो, आ जाओ 2 मिनट के लिए, आ जाओ 3 मिनट के लिए, आ जाओ। फिर सीडीए वालों का जो है रेडी छुपानी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं, जब लोग आपको ऑफ़र्स करते थे पैसों की, आपका उनके साथ रवैया कोई लड़ाई झगड़े वाला होता था या आपने कभी पुलिस में कंप्लेन की इस हवाले से? कंप्लेन करो भी तो उस चीज़ के अंदर ज़ाहिर सी बात है, रोड पर खड़ी हूँ, लोगों ने तो ये सवाल तो उठाने ही हैं। जब यहाँ का माशरा ऐसा है, सब कुछ जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से तो हर एक को वो अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। लेकिन यही होता है कि ये कहना पड़ता है कि अगर यही काम करना हो तो ये इतनी दूर से रेडी लाना या रेडी घसीटना, मुझे ये चीज़ ना होती मैं वही काम करती। थोड़ा बहुत बुरा बुरा बोल के छोड़ देती हूँ। पुलिस वाले की आप बात करें, पुलिस में जाओ भी तो आपको पता है ये 2 से 3,000 रुपये की बात करते हैं। 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ गाड़ी में। लेकिन अगर पुलिस वालों के पास जाऊं तो वो आपको पता है कि वो किस हिसाब से और किस नज़र से देखते हैं। उसमें कोई ऐसा होता है कि जो किसी के साथ कोऑपरेट करे, हर कोई ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने मफाद, अपने मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता। अच्छा, ये तो सारे मसाइल आपके हो गए हरासमेंट के, कि जो लोगों की तरफ से आपको हरासा करने की कोशिश की जा रही। सीडीए की तरफ से बहुत सारे मसाइल होते हैं, बिलखुसूस किसी जगह पे आप स्टॉल लगाएं, रेडी लगाएं, वो किस तरह के मसाइल आपको रहे? सीडीए वाले तो किसी के नहीं बनते। आपको पता है कि वो जब आते हैं तो वो अपनी, मेरी पहले 2 रेडियाँ जा चुकी हैं, वो भी किराए की थी, उनका जुर्माना मैंने पे किया है। अब ये तीसरी रेडी लेकर आई हूँ। अब ये है कि ये मतलब नहीं छोड़ते, वो आते हैं तो मुझे भागना पड़ता है, कभी किस गली में, कभी किस नुक्कड़ में, इन बच्चों के साथ मुझे भागना पड़ता है। मेरा अपना कोई प्रॉपर ये चीज़ नहीं है। अब आज भी 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते के अंदर यहाँ पर सब लोगों की रेडियाँ जा चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रेडी किसी न किसी तरीके से बचाई है। लेकिन फिर भी डर के यहाँ से आगे कहीं नहीं जा सकती हूँ कि कोई आ जाएगा, आके ले जाएगा या उठा के ले जाएगा, तो मैं इस रेडी का जुर्माना मैं नहीं भर सकती हूँ। इस वजह से मैं अपनी चीज़ को सेव करती हूँ। अब सामने देखती हूँ, काम पे फोकस कम होता है, सीडीए पे फोकस ज़्यादा होता है कि वो आएंगे, रेडी उठा के चले जाएंगे। पहले जो मैंने अपनी रेडी बनाई थी वो बहुत मतलब उसको प्रॉपर तरीके से, फ्रूट के लिहाज से मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार करवाया था। तैयार करवा के उस रेडी को मैं लेकर आई थी, ताले में बंद थी वो रेडी, अगले उठा कर ले गए। मतलब हर चीज़ के साथ, कोई चीज़ उन्होंने वापस नहीं की। मांगने के लिए गई हूँ, 2 महीने धक्के खाती रही हूँ, रेडी मुझे वापस नहीं मिली है।
वो क्या कहते थे जब आप कह रही 2 महीने आप ऑफिस के चक्कर लगाती रही हैं, कहते क्या थे? रेडी क्यों नहीं देनी या किस बात पे देंगे? पहले तो ये कहते थे कि अपना परमिट इशू करवाओ, तुम लेडीज़ हो, तुम रेडी लगा रही हो, या तो फिर उनको यही होता है कि जैसे सब भत्ता देते हैं मुझसे भी भत्ता मांगते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए ये करूं या मैं उनको भत्ता दूं। 2000-3000 मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दिन को आती हूँ 2 बजे, रात को जाती हूँ 1-2 बजे, तो मैं अपने बच्चों का पेट पालूँ या मैं उनका पेट पालूँ? मेरे लिए तो ये मुश्किल है ना, क्योंकि अभी काम कारोबार उस हिसाब से आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि मैंने फ्रूट के साथ साथ मांग के खिलौने भी लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं हैं मैं उनको दूं या मैं अपने बच्चों को दूं। रेडियां ले जाते हैं, फिर उनकी नीलामी करवाते हैं। अभी जो 4 दिन पहले यहाँ से रेडियां 7 से 8 रेडियां लेके जा चुके हैं, वो सारे जाते हैं, स्टाम्प वगैरह करवा के जमा करवा दिया, पर ये है कि उसकी नीलामी होगी, वो पैसे जेब में डालेंगे। कह रहे हैं कि 30 तारीख को और 2 तारीख को इन चीज़ों की नीलामी है, तो वो को अपनी चीज़ लेने के लिए दोबारा वहाँ पे अपनी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। हम लोगों को नहीं देते, वो बाहर किसी को खरीदो फरोख्त होती है। हम लोगों को तो हमारी चीज़ चली गई है, वो चली गई है, हम नए सिरे से अपनी चीज़ दूसरे बाज़ार से जाके ख़रीद के लाएंगे, चीज़ बचेगी। या नहीं देंगे या यहाँ पे उनका हिसाब किताब होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा तो बस वो यही होगा कि आएंगे, या तो रेडी अपनी बच गई तो बच गई, ना बची तो उठा के ले गए। अच्छा ये बताएं, माशरे में बहुत सारे मुखय्यर लोग भी मौजूद होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, आपको कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो कि आपको कोई प्रॉपर कोई दुकान या कोई सेटअप बना के दे देते कि आप वहाँ पे काम करें? कोई भी नहीं। वीडियो बनाई थी, इतने सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, सब ने वो किया है कि ये ऐसे ये वैसे, हम आपकी हेल्प करवाएंगे, आपको स्टॉल बनवा कर देंगे। यहाँ तक कि एहसास प्रोग्राम वाले भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे वो कह रहे थे कि ये आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, 99 क्वेश्चन है, आप उनका आंसर दो। वो सारी चीज़ें उनको कंप्लीट करवाई। फिर यहाँ पे यू बैंक के कोई, उसके पास से उन्होंने कुछ मुझसे पेपर वगैरह लिए, उसके पैसे भी लिए, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया मेरा लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली, पहले उन्होंने नहीं बताया था कि ये मतलब पैसों का देंगे या फ्री का देंगे। जब उधर गई, जब सारे मामलात क्लियर करवा लिए, तो उसके बाद मुझे कहते हैं आपको 35,000 रुपया देना पड़ेगा, वो 1.5 लाख रुपये का स्टॉल है, आपको 35 से 40 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा कि मेरे पास 35-40 हज़ार रुपये होता तो मैं अपनी किसी मार्केट में छोटी सी जगह बना के इसी रेडी को तैयार करके मैं नहीं बना सकती थी। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, जो मेरे पैसे लगे मुझे वापस कर दो। कहते हैं ये तो वापस नहीं होता, ये तो फॉर्मेलिटी के अंदर पूरे हो चुके हैं। आपने किस चीज़ के लिए कितने पैसे दिए, क्यों दिए? कुछ पेपर उन्होंने बनवाए थे, FRC का कुछ बनवाया था, और कुछ बैंक के अंदर, ये यू बैंक है, यू बैंक के अंदर उन्होंने कोई चीज़ें मुझसे बनवाई थी, पेपर वगैरह बनवा के ये चीज़ें मुझसे उन्होंने क्लियर करवाई थी। मुझे यही बताया गया था कि एहसास प्रोग्राम वाले जो है ना, हर किसी को स्टॉल दे रहे हैं, वो पूरा तस्दीक शुदा होता है, CDA से भी होता है, हर चीज़ से होता है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, आप जिस जगह का बोलोगे उसी जगह के ऊपर वो होगा जिधर आप काम कर रही हो। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें तैयार करवा ली, सारा कुछ दिया, FRC के पेपर, हर चीज़, मतलब मैंने उनको जो उनके पेपर थे वो क्लियर करवा के, कम से कम मेरा अपना ज़ाती ख़र्चा 7 से 8 हज़ार रुपया लगा। जब मेरे पास वो चीज़ आने लगी तो मुझे कहते हैं 35 से 40 हज़ार रुपया आपका लगेगा, तो आपको स्टॉल जो है ना फराहम होगा। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ? वही चीज़ अगर मैं वही 10-20 हज़ार रुपया लगा के मैं अपना स्टॉल नहीं बना सकती हूँ। अच्छा, आखिर में आप जो ज़िम्मेदारान मौजूद हैं मुल्क के अंदर, उन तक अपना कोई पैगाम, कोई मैसेज पहुंचाना चाहें? पैगाम वही है, शुरू से एंड तक जब भी यही सवाल होता है और इसी बात का यही जवाब देती हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए जिधर मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ, जहाँ पे मुझे CDA वालों की टेंशन ना हो। लेडीज़ ज़्यादा रेडी किधर तक जाके भागेगी, इतनी दूर तक तो लेके नहीं भाग सकती, और उनके पास ट्रक होता है, हम पैदल होते हैं, गाड़ी होती है ना उनके पास, हम पैदल होते हैं, हम कहाँ तक जाएँ? कभी सामान का नुकसान होता है, कभी किस चीज़ का नुकसान होता है। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई जगह मुहैया ऐसी कर दें, क्योंकि मैं हकीकत बात यही कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था, मेरी ये छोटी सी बच्ची 2 साल की थी जब मैं यहाँ पर आना शुरू हुई हूँ। अब तो माशाल्लाह मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों का पेट पालूँ या मतलब इन चीज़ों को देख देख के मैं अपना डर डर के रहूँ। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। या तो कोई ऐसी जगह मुहैया करें या CDA का कोई ऐसा सिस्टम बना कर दें कि जिससे मैं अपना एक जगह पर बैठ के अपने रिज़्क़ हलाल कमाऊँ अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए कोई परेशानी ना हो। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बातें तो बहुत होती हैं,
लेकिन अमली तौर पे जब काम करने की बारी आती है तो हमारे सामने समीना जैसे चेहरे आते हैं जिनको रिज़्क़ हलाल कमाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो समीना जैसी लोगों को और आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद के लिए मौजूद होते हैं, जिनको लाखों रुपए तनख्वाहें मिलती हैं, वो लोग जब इन जैसे लोगों से आकर रिश्वत तलब करेंगे और इनको अपना रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी तो हमारा मुआशरा किस तरफ जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इदराक न्यूज़।